नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि पॉडकास्ट की दुनिया एक अलग दुनिया है और इस दुनिया में आपको कभी कभी हम लेकर चलते हैं। हालांकि कभी कभी जो है वो फ्रिक्वेंटली हो जाए, जल्दी हो जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज एक बड़ा मौका इसलिए हमारे साथ है क्योंकि हमारे दो साथी, दो लोग तो हमेशा आपको मिलते रहते हैं, मैं और प्रशांत टंडन जी, लेकिन दो और साथी, एक इलाहाबाद से और एक पटना से, दो साथी आए हुए हैं और एक मौका ऐसा आया कि चलो चारों मिलकर कुछ ऐसी बात करें जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है करना, जिस विषय में बात करना। और वो बात है राहुल गांधी को फिर से क्यों डिफेम किया जा रहा है, क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये मत सोचिए आप कि हम राहुल गांधी की तरफदारी के लिए बैठ गए हैं। हम यहाँ बैठे हैं कुछ सियासी ऐसी चीज़ों को टटोलने के लिए, खोजने के लिए, खंगालने के लिए कि जहाँ से ये समझ पाएँ कि सियासत में आखिर चल क्या रहा है। क्या व्यक्ति केंद्रित राजनीति जो है और उसमें किसी को आगे बढ़ाना तो किसी को पीछे खींचना, यानी किसी की लेग पोलिंग करना, और ये सब तो चलता रहता है। लेकिन साथ साथ क्या डिफेम करके, बदनाम करके आप राजनीति में रोटियां सेक सकते हैं? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करें तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कहेंगे साथी हमारे कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन चलिए, हमारे तीन साथी हैं, उनके बीच चलते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की तारीख में फिर से डिफेम करने की कोशिश क्यों हो रही है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, कुछ और लोगों के नाम आएंगे इस दौरान, और कुछ मुद्दे ऐसे आएंगे जिन मुद्दों के आधार पर हम ये साबित करने की कोशिश इस पॉडकास्ट में करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले मिलवाता हूं आपको, मेरे बाईं तरफ प्रशांत टंडन जी हैं और हेमंत कुमार जी हैं, और दाहिने तरफ हेमंत कुमार जी के बारे में बता दूं, पटना से आए हुए हैं, और दाहिने तरफ इलाहाबाद के हमारे साथी सुनील शुक्ला जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। और प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले शुरुआत करें हम लोग। और ये पॉडकास्ट, और जानते हैं कि पॉडकास्ट में कोई सवाल जवाब नहीं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, विचार रखते हैं, और एक मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, उस मुद्दे को थोड़ा आखिर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कुछ निकल के आए और बात जो हम करना चाहते हैं वो कुछ हम अपने दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा पाएं। प्रशांत जी, देखिए, राहुल गांधी को अगर आज की सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और ये मैंने पहले भी लिखा था और न्यूज़ पॉइंट में बोला भी कि ये राहुल गांधी ट्रोलिंग पार्ट 2 है। और पहला जो एपिसोड था उसको भी समझना ज़रूरी है कि क्यों था वो। राहुल गांधी राजनीति में कुछ, और कांग्रेस पार्टी के अंदर की राजनीति में भी कुछ नया लेकर आ रहे थे। और वो नया था कि वो न्यामगिरी गए और उन्होंने पार्टिसिपेशन की बात, ये राहुल गांधी का पार्ट 1 वाला, मतलब ट्रोलिंग पार्ट 1 2010 में वो न्यामगिरी जाते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन बगैर आदिवासियों से पूछे नहीं ली जा सकती। फिर वो भट्टा परसौल जाते हैं और किसानों के साथ खड़े होते हैं, वहाँ भी ज़मीन का मामला था। कॉरपोरेट ने राहुल गांधी को, उस दोनों यात्राओं को एक अलार्म की तरह लिया और कहा, और ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति राजनीति में अगर आगे आएगा तो ये जो सरकारों को चंदा देकर, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी नेताओं को चंदा देकर अपने मन माफिक नीतियां बनवा लेते हैं, वो काम हो नहीं पाएगा कि जहाँ मर्जी आए जो रिसोर्स ले लिया, जो ज़मीन ले ली, जो आना पौना मुआवजा देना था दे दिया, ये चल नहीं पाएगा। राहुल गांधी कुछ नई चीज़ लेकर आ रहा है, इसकी जनता में एक्सेप्टेंस अगर आ गई तो उनको ये अलार्मिंग लगा और उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया राहुल गांधी का। बीजेपी को भी उसकी ज़रूरत थी कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अगर माइनस राहुल गांधी करने में कामयाब हो जाती तो कांग्रेस पार्टी जेडीयू बन जाती बीजेपी के लिए। तो वही एक, इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं था, वो राहुल गांधी मुक्त कांग्रेस थी। अब जो पार्ट 2 है उसका दूसरा, वो तो उसका आर्थिक वो पहलू था, अब सामाजिक है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की उस तरीके से ट्रोलिंग नहीं हो सकती। एक एक्सेप्टेंस समाज में आ गई, बिल्कुल लीडर अपोजिशन है। लेकिन अब साथ साथ वो जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं
उस सोशल जस्टिस के एजेंडा को, जिसको कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ ज़रूर थी लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। मंडल कमीशन में कांग्रेस पार्टी नहीं आई। बिल्कुल। अर्जुन सिंह के अलावा, अर्जुन सिंह ने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया हायर एजुकेशन में, लेकिन नीतिगत रूप से कांग्रेस पार्टी को आप मंडलवादी पार्टी नहीं कह सकते थे। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, या लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब, जी, आरजेडी, जेडीयू वहाँ बिहार में। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर जातिवाद जनगणना और सामाजिक न्याय का बात आती है और कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है, तो उसका विस्तार होता है, राष्ट्रीय उसको एक आयाम मिलता है। ये परेशानी है, और वो परेशानी दोनों तरफ है। एक सामाजिक यथास्थिति वालों को परेशानी है, दूसरा बीजेपी आरएसएस को परेशानी है, और तीसरी परेशानी जो है उन नेताओं को है जो जातियों के नाम पर पहचान की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको एम्पावरमेंट या इसकी बात नहीं हो रही है, केवल पहचान की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाए, ये हो रहा है। तो राहुल गांधी को अब मैं अभी से कह दूं कि शुरू हो चुका है, और बहुत गंभीर तौर से, बहुत ही जिसको कहें कि निचले स्तर पर जाकर ये हमले होंगे, नए लोग इसमें लाए जाएंगे, तमाम सारे ऐसे लोग लाए जाएंगे जो सोशल जस्टिस की बात करते रहे कभी जी, और उनसे राहुल गांधी पे हमले कराए जा रहे हैं। ये सिलसिला चालू हो चुका है। एक बहुत गंभीर बात की तरफ लेके जा रहे हैं प्रशांत टंडन जी की, एक सिलसिला जो राहुल गांधी ट्रोलिंग पार्ट 2 हम देख रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं सुनील जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश में उस स्तर तक चले जाते हैं जहाँ आप दादा परदादा, नानी परनानी और सब तक चले जाते हैं, और क्या क्या नहीं, आप बेहतर जानते हैं, आप देख रहे हैं। और इलाहाबाद में हैं आप, और इलाहाबाद तो ऐसे भी, प्रयागराज ऐसे भी ऐतिहासिक जगह है और कांग्रेस की विरासत है वहां पे। बिल्कुल सही है। और अभी संविधान सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, जहाँ राहुल गांधी ने भाषण दिया है, उस कार्यक्रम में मैं था। देखिए है क्या कि मैंने एक अपने विरोधियों से लड़ने का प्राचीन और भोथरा तरीका है ये, कि जिससे आप राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते हैं, आप उसका चरित्र हनन कीजिए, उसकी विश्वसनीयता को कम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत पहले से अंदाजा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस में वह ताकत है कि वह राख से भी निकल करके मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। उनकी एक विरासत है, एक राजनीतिक विरासत है, एक विश्वसनीयता है, एक नेताओं की एक लंबी परंपरा है। एक क्षणिक कालक्रम में निश्चित रूप से हो सकता है कि उनके प्रति एक माहौल बना हो, लेकिन यह है कि उनमें एक क्षमता है और एक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ वो पार्टी बड़ी हुई है और बहुसंख्यक समाज उसको स्वीकार करता है। यह अगर स्थिति बनी रहेगी तो हमेशा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस चुनौती है। तो उस नेता को ही हमला करो, उस नेता पर ही इस तरह की बात, आप उनके नीतियों के, सिद्धांतों के, कार्यक्रमों की बात मत कीजिए। इस देश के में की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति आज सामाजिक समीकरण, सामाजिक न्याय की या सामाजिक सशक्तिकरण का विरोध नहीं कर सकता। आप कोई राजनीति करते हो, आप खुलेआम उसका विरोध नहीं कर सकते, आप खारिज हो जाएंगे। तो अब सवाल ये कि जो इसका सबसे बड़ा समर्थक है उसके ऊपर उसकी विश्वसनीयता पर हमला करो। क्या बात तो लंबी लंबी कर रहा, लेकिन ये इसमें खुद ही दम नहीं है। आप अनुराग ठाकुर का भाषण याद कीजिए, आप जिन्होंने लोकसभा में दिया, ये एक तरीका इन्होंने अपनाया। यह 2014 से शुरू पहले भी था, लेकिन 2014 से बड़े तरीके से चला। ये संगठनात्मक और संस्थात्मक तरीके से प्रयास किया गया राहुल गांधी के ऊपर हमले करने के। लेकिन राहुल गांधी ने अपने 2014-2019 के बीच में, आप याद कीजिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। सड़क चौराहे पर अगर आप बात कीजिए तो लोग आपसे झगड़ा कर लेंगे, किस नेता की बात कर रहे हैं आप। लेकिन जब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा नहीं की और लोगों के बीच का कनेक्ट डेवलप किया, लोगों के बीच में जाकर के अपनी एक तस्वीर बनाई, तो लोगों को लगा कि अरे भाई, इस आदमी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, है तो इसके उलट ही आदमी। वो जो विश्वसनीयता बनी, यह राजनीतिक चुनौती बन गई। और इस देश में वो कोई भी नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करता है, सामाजिक सशक्तिकरण में विश्वास करता है, वो राहुल गांधी के साथ है। और वो कोई ताकत जिसको संविधान बाधा नजर आती है अपने राजनीतिक हितों के लिए,
अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने सामाजिक हितों के लिए, वो राहुल गांधी के विरोधी है। वह कोई व्यक्ति जो अपने व्यावसायिक हितों को चाहता है, जिसमें संविधान और संवैधानिक संस्थाएं बाधा हैं, उसका विरोध करेगा। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं जो हमारी हैं वो मजबूत होनी चाहिए जी। हमारा संविधान वो पूरे अक्षर से लागू होना चाहिए। तो यह जो वाक्य है वो किनके लिए बाधक है? सबसे बड़ा जो लोग समझते हैं कि अगर ये चीजें लागू होती चली गई तो हम कहाँ रहेंगे। जो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करना मतलब नहीं कोई उसके आप उनके प्राविधानों को मानने के लिए तैयार नहीं, और इस देश के नागरिकों का जो हित सुरक्षित है, इस नागरिकों का जो स्वतंत्रता सुरक्षित है, वो संविधान है। उस संविधान के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हम इतने लंबी हमारी लेगेसी जो लोकतंत्र की है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एक मजबूत संविधान और उसके प्रति आस्था रखने वाले राजनेताओं की एक लंबी परंपरा, और उसी काम को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। और बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करती, बड़ी ताकतें हैं जो नागरिक आजादी में विश्वास नहीं करती, वो सब राहुल गांधी के खिलाफ है। और मंच से भाषण सुनील जी देना अलग बात है, हाँ, और उसको जीना अलग बात है, लेकिन उसको जीना कि आप और इसलिए जाके सिले टाका लगाएं और कहना, ये इस बात को कहना कि हम 2 साल तक भी काम करें तो नहीं सीख सकते। हाँ, ये बात इसको स्वीकार करना। बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि यह कहना कि भले मेरा राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन हम बात वही कहेंगे जो देश और समाज के हित में है। बिल्कुल। आज राजनेता बहुत सोच समझ के बोलता है, आगे नफा नुकसान सब नाप लेता है कि राजनीतिक नुकसान कितना इसमें रहा है। और 25 कैमरों के सामने नए स्टील के बर्तन लेकर किसी दलित के घर खाना और बात है, और उनके साथ काम करना एक दूसरी बात है। बिल्कुल। और केवल बात ही नहीं करना, मतलब बात करना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना, जी। और ये सोचना कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये आदमी कहां तक चला जाएगा। देख, घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन उस घटनाओं के संदेश बड़े होते हैं। अगर कोई राजनेता किसी सब्जी बेचने वाले को सोशल मीडिया पर रोता हुआ देख करके उसको लगे कि इससे व्यक्ति से मिलना चाहिए, वो वोटर नहीं है, वो कोई आइकॉन नहीं है, घर बुला के खाना खिलाए, और उससे भी जो बात कर रहा है, मतलब ये नहीं कि ठीक है बात किया, ढंग से बात किया, उसका कोई बहुत पब्लिसिटी नहीं, बाद में लोगों ने उसको वो किया। और जो बात राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा कि हमने क्या किया, इस आदमी से खाना खाते हुए दिख रहा है। रामेश्वर ने निकल के कहा कि राहुल गांधी से हमारी क्या बातचीत हुई। रामचैत्र ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे लिए किया। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा कि हमने सिलाई मशीन दी है, वो चमड़ा सिलने वाली मशीन दी है। जी। कोई फोटो नहीं है उनकी। रामचैत्र कह रहा है कि साहब हमारी तो जिंदगी बदल गई, हमारा तो पूरा मेरी अर्थव्यवस्था बदल गई, हमारे जीवन का स्तर सुधर गया। अगर आप केवल फोटो अब तक नहीं जाते हैं, मतलब ये नहीं कि आप मोटर मैकेनिक के पास बैठ कर केवल हाथ गिला कर लिए, फोटो खिंचवाए, चल दिए। अगर आप धान बोने वाली, पौधा रोपने वाली महिलाओं के साथ पूरा खेत की रोपाई कर देते हैं, वो मायने है। मतलब 2 घंटा 3 घंटा आप रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो हमारे साथ जो महिला धान की रोपाई कर रही है, इसकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है सुनील जी कि राहुल गांधी जो काम अभी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कांग्रेस आज की तारीख में सबसे गंभीर चुनौती कहाँ से झेल रही है, वो है आरएसएस। बिल्कुल सही। हाँ। और ये चुनौती नेहरू के ज़माने में भी थी, और आप याद करें उन दिनों का जो लेखन है उस पर गौर करें तो नेहरू के खिलाफ, नेहरू को भी का चरित्र हनन करने में बहुत कम कोशिश नहीं की गई थी। अभी भी अभी भी हो रहा है। उस दौरान में जब नेहरू जिंदा थे तो उनको देश का सबसे अय्याश नेता बताया जाता था। उनके बारे में तरह तरह की महिलाओं के नाम उनके साथ जोड़े जाते थे कि ये जो है किस तरह, और ये हिंदू विरोधी हैं। तो जो हिंदुत्व की जो शक्तियां थी वो उस समय जिस तरह से नेहरू के साथ पेश आ रही थी, और चाहती थी कि ये जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन ही है नेहरू, और इसी की वजह से ये जो हिंदुओं का जो ये है देश, वो हम हाथ से निकल गया। तो वो चुनौती अभी बरकरार है। राहुल गांधी ने इस बात को गंभीरता से देखा है कि नेहरू जो काम नहीं कर पाए वो चाह करके भी, उसको राहुल गांधी को लगा कि ये जो चुनौती है इससे बिना किसी इसके भेदभाव के हमको सीधे इस पर हमला करना पड़ेगा।
इसीलिए वो आरएसएस को सीधे निशाने पर लेते हैं। सही। जब वो कहते हैं कि इस देश को आरएसएस से सबसे ज्यादा खतरा है, इस देश के दलितों पिछड़ों को, संविधान को आरएसएस से सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो सीधे वहाँ हमला करते हैं। उनको लगता है कि ये अगर इससे हम टकराएंगे नहीं, अगर किसी भी तरह का थोड़ा भी हम लिबरल इसके प्रति होते हैं, तो जो कहा जाता है कि नेहरू के ज़माने में जो थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिली आरएसएस को, कभी प्रतिबंध लगा, फिर हटा, फिर उसके बहुत सारे कैंप में जाते हुए दिखे नेहरू हाफ पैंट पहन करके, तो उससे माना जाता है कि लेजिटिमेसी थोड़ी मिली। उसके बाद तो जब ये जनता पार्टी और उसके पहले जो जेपी मूवमेंट, इन लोगों ने तो पूरा लेजिटिमेसी दे दी थी आरएसएस को। वो एक तरह से प्राणवायु मिला था उनको उस समय उभरने का। नहीं तो ये तो एक तरह से इस देश में उनको अछूत की तरह माना जाता था, राजनीतिक अछूत की तरह माना जाता था कि इनको इरेलीवेंट नहीं था, irrelevant ही नहीं थी। तो irrelevant तो छोटा शब्द है। तो इन्होंने रिटेलिएट जो किया, उनको भी लग रहा है कि इसको खत्म करना है, और राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर पार्टी को बचाना है और देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है, जो साझी विरासत है, उसको, उसकी हिफाजत करने के लिए हमको इनसे टकराना होगा। तो इसलिए आप देखें कि राहुल गांधी पर तमाम तरह का अटैक हो रहा है, और उनका जो पहनावा है, एक टी शर्ट और एक पैंट, बिल्कुल इतना कैजुअल ड्रेस है, जैसे कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इसी तरह के ड्रेस में रहा जाए, लेकिन वो हम लोगों से भी ज़्यादा आपको दिखते हैं कि बहुत कैजुअल रहते हैं। तो कैजुअल होने का मतलब है कि हम जनता के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, जिसके लिए हम जिसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। वो अलग अलग समूहों से जाकर के मिलते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को आपको ड्रामेटाइज करना पड़ता है, आप नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ें कहाँ जाएंगी। जो मीडिया है उसने ठान रखा है कि इस देश की जनता को सिर्फ झूठ परोसना है, फॉल्स नैरेटिव बनाना है। तो अगर राहुल गांधी मिलने जाएंगे तो उसका वीडियो बनेगा, तो क्या दिक्कत है आपको? वीडियो तो बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो कौन देखेगा उसको? नहीं, ऐसे भी मीडिया अगर राहुल गांधी की खबरों को दिखाता नहीं है, बहुत सारे पार्ट को सेंसर बहुत सारे पार्ट दिखाता ही नहीं, दिखाता ही नहीं अगर कुछ उसका मजाक उड़ाया है। हाँ, ये मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी जब रामचैत से मिल रहे थे तो रामचैत के कुर्ते के इसमें माइक क्यों लगा हुआ था, राहुल गांधी क्यों माइक लेकर लगा कर गए हुए थे। तो ये इस तरह का विमर्श, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। और अभी देखिए हेमंत जी, क्या है सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आप कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे हैं, जो वहां पे बलात्कार हत्या का कांड हो गया। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी से कभी नहीं पूछा गया कि साहब आप मणिपुर क्यों नहीं गए और आप कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे हैं, आप हाथरस क्यों नहीं गए, आप हाथरस क्यों नहीं गए। तो एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे सीरियस काम है उसको नॉन सीरियस कैसे बना दिया जाए, ये बीजेपी और आरएसएस से सिखाया जाता है। इनका तो फंडा ही है कि सूचना के आगे सोचना नहीं है, यानी कि एक सूचना प्रसारित की गई, उस सूचना को ग्रहण करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका कोई उसके पीछे तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने इसको अपने जीवन में देखा है बहुत सारे अवसरों पर। जो आपने आरएसएस वाली बात की ना, उसको आप देखिए कि आपको यह कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि साहब आरएसएस का आलोचना मत कीजिए, हाँ, आप महाराष्ट्र में जाकर के सावरकर की बात मत कीजिए, राइट, आपको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। ये भी मसले देने वाले लोग होते हैं। राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, बिल्कुल। मान लिया वो तुमको राजनीतिक प्रतिबद्धता है, सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? सभापति हैं, आप कैसे कह सकते हैं? देश के ऊपर ऐसे लोगों के में जब यह माहौल हो कि सिविल सोसाइटी का भी एक वर्ग ऐसा हो जो ये कह रहा हो कि साहब आरएसएस की बात मत कीजिए, आरएसएस के लोग आपदा के दिनों में कितना काम करते हैं, एक अजीब तरह की तस्वीर बनाई जाती है जो अपने आप में एक आपदा है जो अपने आप में एक आपदा है, उसके बारे में आप कहते हैं कि आपदा के दिन वो काम करते हैं। उस आरएसएस के बारे में सीधे सीधे, और जहां मतलब महाराष्ट्र जैसे राज्य में बैठ करके अगर आप बात करते हैं तो आप ये है कि आपको अपने राजनीतिक हितों की चिंता नहीं है, आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। आप तीनों और हम चारों अगर कहें तो एक लंबा वक्त गुजर गया पत्रकारिता में, मुझे तो ध्यान नहीं आता कि कोई राजनेता सीधा आरएसएस पर हमला पिछले इतने दिनों में किया। और राहुल गांधी आरएसएस पे क्यों हमला कर रहे हैं, और
आरएसएस और बीजेपी राहुल गांधी को क्यों निशाना क्यों बनाता है, जो बात हेमंत जी ने की, इसमें थोड़ा आरएसएस को भी हम समझें कि क्या है। जी आरएसएस को आरएसएस प्रचार करता है और आरएसएस के बारे में प्रचार है कि साहब ये एंटी मुस्लिम है वो, लेकिन उस एंटी मुस्लिम के पर्दे के पीछे क्या है। बहुत बढ़िया किताब कन्नड़ में आई, देवनूरू महादेवा एक प्रचलित बहुत बड़े लेखक हैं वहाँ के, उनकी लिखा वो किताब 1 महीने में लाखों बिक गई। अभी चुनाव से पहले की बात हाँ, है। चुनाव के 1 साल पहले करीब आई वो किताब, कर्नाटक के चुनाव के चुनाव में। वो किताब का नाम है अल्लाह पट्टू अघाला आरएसएस, यानी आरएसएस की लंबाई चौड़ाई गहराई। उस 65 पेज की किताब मैंने पढ़ी, वो किताब उस 65 पेज की किताब में उन्होंने स्टैब्लिश किया कि आरएसएस एक जातिवादी और सामाजिक यथास्थिति वाली संगठन है, उसी के लिए काम करती है वो। बिल्कुल, देश के आपका इतिहास उठाकर देख लीजिए कि देश में किसी भी सुधारवादी, किसी भी रिफॉर्मिस्ट आंदोलन के विरोध पक्ष में किया, आरएसएस खड़ा होने की तो बात तो दूर है, विरोध किया, उसके खिलाफ कंसस आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन तक शुरू किया। गांधी का भी विरोध इस तरह को लोगों ने किया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि छुआछूत के बारे में जब वो कह रहे थे तो कह रहे थे यार ये क्या कौन सा काम कर रहे हैं आप। तो गांधी का इस लेवल पर जाकर के इन्होंने विरोध किया। तो ये मैं कह रहा था कि जो इनके पास जो है, एक तो दिक्कत इनके साथ है कि इनके पास कोई नायक नहीं है, तो दूसरे का जो नायक है उसी को छीनना है, उसको कमजोर दिखाना है, उसको उसका मजाक उड़ाना है, उसको अपात्र दिखाना है कि यार ये इसमें तो कोई पात्रता है ही नहीं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई बहुत गंभीर विमर्श होता है तो बहुत आरएसएस के भीतर से, बीजेपी के भीतर से उसका मजाक बनाने की कोशिश होती है, उसका जवाब देने के लिए की बात नहीं होती है, बल्कि उसका मजाक बनाया जाता है। और आप समझिए कि एक इस देश में ऐसे समय में कि दुनिया कहाँ से जा रही है, इन लोगों ने मिलकर के पूरा जो एक माहौल रचा है उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें सब सतह पर चली गई है, बाकी जितना पाखंड है वो सब ऊपर आ गया है। तो वो राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होता है कि क्योंकि आप राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और इस वजह से ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जो एक हमारे पूरी राजनीति के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको डिफेम किया जाए, उसको पप्पू बनाने की बात। अब ये इसमें पूरी मीडिया लगी हुई है। आप गौर करें कि मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है, मतलब मीडिया मतलब कारपोरेट, हाँ, मीडिया मतलब कारपोरेट है, कारपोरेट है, मतलब कारपोरेट हो गया। देखिए, पैसा उनका है, सब कुछ उनका है, उनके लोग हैं। अभी आप देखिए ना कि उन्होंने मीडिया पे कब्जा किया कारपोरेट ने। अब ये लेटरल एंट्री जो है वो क्या थी भाई, कारपोरेट कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का, और उसका ये माधवी बुच किसके प्रति दी है आप सोचिए। मतलब और लोग क्या कौन सा काम कर रहा है जो यानी कि जो कुछ नेहरू के जमाने आजादी के बाद जो कुछ इस देश ने हासिल किया, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक चुनाव प्रणाली, उस और देश को एक विज्ञान सम्मत, चेतना सम्मत समाज बनाने की दिशा में ले जाना है, उसको पूरी तरह से खारिज कर देना, उसको खारिज कर देना है और देश को एक पोंगा पंथी समाज बनाकर रख देना है। हेमंत जी, अगर आप थाली और ताली बजवाएंगे कोरोना में बीमारी के खिलाफ, तो ये कौन सा सोच है? और इसको हम और आप नहीं कर रहे हैं जी। एक ऐसा व्यक्ति जो मैंने जिसको पढ़ाई लिखाई न हो, बात समझ में आती, जो मतलब जो यथार्थवादी हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, आप कहते हो कि थाली बजाओ ताली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, क्या हासिल हो गया? यानी कि आप ऐसा जो कहते हैं ना कि एक ज़ॉम्बी तैयार करना, यानी कि एक ऐसा मनुष्य तैयार करना जो सोचता ना हो, सिर्फ अनुकरण करता हो। तो ये फासिस्टों का एक ये भी उनका मनोविज्ञान भी होता है कि तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति नहीं पैदा करना है, हमको अनुकरण करने वाला व्यक्ति पैदा करना है जो हमको फॉलो करे, फॉलोअर्स तैयार करना। फॉलोअर्स भी तो कुछ सोचेगा, आदेश मानने वाला, बस आदेश यानी कि फॉलोअर में तो भी तो कुछ एक चेतना होगी, हमको फॉलो करना है या नहीं करना। भाई अगर मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूं तो हम कुछ गुण दोष देखते हैं वहां। अगर मैं ईसाइयत को मानता हूं तो कुछ गुण दोष देखता हूं, लेकिन आदेश मानने वाला व्यक्ति तो कुछ नहीं देखता।
इनको नागरिक को प्रजा बना देना। प्रजा बनाना होता है। नागरिक जब होता है तो वो नागरिक जो होता है वो अपने अधिकारों के बारे में सोचता है। अब प्रजा नहीं सोचती है। प्रजा के ऊपर राजा होता है और नीचे प्रजा होती है। तो प्रजा का काम है राजा के आदेश का पालन करना। उसको उसमें नहीं सोचना है कि राजा साहब ने क्या कहा है। राजा साहब ने कहा है कि आज की तारीख में सबको चल करके गंगा में डुबकी लगा के मर जाना है, तो उसको फॉलो करना है। कॉर्पोरेट क्यों इतना खिलाफ है राहुल गांधी के? देखिए, राहुल गांधी केवल आरएसएस, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं कि केवल आरएसएस के खिलाफ ही नहीं बोल रहे वो जहां से शुरू हुआ था फेज 1 राहुल गांधी डिफेम राहुल गांधी प्रोजेक्ट फेज 1, हाँ, वो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट था। अब उसमें दूसरा जो आयाम जुड़ा कि सामाजिक यथास्थिति के खिलाफ। नहीं प्रशांत जी, भट्टा परसोल क्या था? वही भट्टा परसोल का विरोध यानी कॉर्पोरेट का विरोध। कॉर्पोरेट का विरोध था। नियमगिरी भी वही था। नियमगिरी वही था। अब क्या है कि जो पार्ट 2 शुरू हुआ है वो राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय का विमर्श है उसके खिलाफ है। अब उसमें मीडिया क्यों साथ आता है? राहुल गांधी अब भट्टा परसौल वहां से भी आगे निकल गए। अब वो, और जो देश की भी जरूरत है, वो जो इकोनॉमिक विजन राहुल गांधी के स्पीचेस से आ रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहा है या जो लोगों से वो मिलते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर लोगों से, कामगार लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो गिग वर्कर हो, कामगार लोग हैं, ये जूता बनाने वाला हो। ये प्रोडक्शन इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हो रही है। कॉरपोरेट को एक दूसरी लत लग चुकी है कि पब्लिक रिसोर्सेज पे कब्जा करो, नेचुरल रिसोर्सेज की ट्रेडिंग करो और बैलेंस शीट बढ़िया बना दो अपनी। प्रोडक्शन में बहुत झंझट है। प्लांट लगाओ, उसमें एम्प्लॉय रखो, कंप्लायंसेस हैं, एम्प्लॉय होंगे तो यूनियन होगी, तो गेट मीटिंग भी होगी, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बिल्कुल पोल्यूशन के कंप्लायंसेस हैं। ये एकदम क्लीन है मामला। ट्रेडिंग करो, यहाँ से आपने कोयला खोदा ऑस्ट्रेलिया को बेच दो, कुछ उसमें नहीं लगना है। एयरपोर्ट पब्लिक पैसे से बनेगा, एयरपोर्ट आप ले लो, सर्विस चलाओ, उसमें दुकानें आप लीज पे दे दो, वो दुकान वाला चलाने वाला दुकान चला रहा है, आपको पैसा घर बैठे, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट से पैसा आपको मिल रहा है घर बैठे, प्रकारांतर से सरकार के संरक्षण में। अब राहुल गांधी प्रोडक्शन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमी में काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मैं किसी भी सड़क चलते व्यक्ति से पूछ लूं कि अडानी प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं करते हैं क्योंकि प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरी बात है प्रशांत जी कि उसमें एक चीज अगर गौर करेंगे कि जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जैसे कि वो अलग अलग पेशे के लोगों से जब मिलते हैं, दूसरी तरफ जब वो जाति जनगणना की बात करते हैं, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो उन जिसको आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन इकोनॉमी, तो आपको उत्पादक शक्ति के रूप में भी चिन्हित करते हैं कि इनके बिना हमारा देश का काम नहीं चलने वाला है। दूसरी कि इनको इनके साथ जस्टिस भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो बीजेपी या आदरणीय मोदी जी नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कई जगह एग्जीबिशन जो लगा था, जैसे मोदी जी गए थे, उसमें चर्मकार, कुम्हार, लोहार, इन लोगों के स्टॉल लगे हुए थे, और संयोग से एक ही व्यक्ति को उसमें आर्टिस्ट की तरह पेश कर दिया गया था, जो सभी स्टॉल पर अकेले वही घूम रहा था, मॉडलिंग कर रहा था। हाँ, वो मॉडलिंग कर रहा था। तो एक तो वो उसकी सीरियसनेस को कम करता है। दूसरी कि वो जो है उसकी वो शोकेसिंग है, उसमें न तो प्रोडक्शन है, काम पहलू है, न उसमें जस्टिस का पहलू है। ये पहलू जो लैग करता है, तो बीजेपी आरएसएस की पूरी राजनीति ये है कि जो दस्तकार समूह है, जो दस्तकार जातियां हैं, उनको सिर्फ बस उनके काम तक महदूद कर दो, उनको उसकी पहचान वही है, ये कम कीजिए, और उसके बाद जस्टिस का बात मत कीजिए। आप भागीदारी हिस्सेदारी का सवाल मत कीजिए। इसको जो महदूद करना है उसको राहुल गांधी खोलते हैं कि नहीं, इनको इनके काम का भी सम्मान होगा और इनको जस्टिस भी मिलेगा, इनको हिस्सेदारी और भागीदारी भी देना पड़ेगा जी, तभी देश मजबूत होगा। उसके साथ एक और बात अभी जुड़ती है, वो क्या है जी, आपको याद होगा जो नीति आयोग के सीईओ थे
अमिताभ कांत, उन्होंने एक बात कही थी, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, टू मच हाँ, डेमोक्रेसी। बिल्कुल। हाँ। अब वो जो टू मच डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ भी, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं या जो अखिलेश यादव करेंगे या जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं या दक्षिण में जो स्टालिन कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट इंडिया को टू मच डेमोक्रेसी दिखाई देती है कि वो अकाउंटेबल सरकार है, जवाबदेह सरकार है। देखिए 5 साल में अभी सिस्टम क्या चाहते हैं, जो स्टेटस को इस राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्टेटस को क्या चाहते हैं, संविधान के हिसाब से इलेक्शन कमीशन, जैसा हमारा इलेक्शन कमीशन है जी, वैसे इलेक्शन कमीशन हो, नाम मात्र का मुहर लगा दे, हर 5 साल में इलेक्शन हो जाए, लोग अपना स्याही लगा के सेल्फी खिंचवा लें, खुश हो जाएं, और उसके बाद वो ब्लैंक चेक है 5 साल के लिए। अब अगले 5 साल पूछिएगा, अगले 5 साल फिर आप नहीं पूछिए, अगले 5 साल फिर आप कुछ और ले आइए, कुछ पुलवामा का या कुछ और ले आइए, फिर आप चुनाव जीत जाइए। तो ये ब्लैंक चेक राहुल गांधी या ये तमाम सारे नेता जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उस ब्लैंक चेक वाली सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए परेशानी है। यानी आप एक डरा हुआ और मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, चुनाव तो जिसमें कोरिया लोग में भी सवाल होता नहीं है। पूछे। चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, रूस में भी होता है। वही तो कह रहा हूँ, डरा हुआ और मरा हुआ लोकतंत्र ऐसा ही होता है। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो यही स्थितियां बनेगी ना। और ये राजनीति है जो राहुल गांधी जैसे नेता करना चाह रहे हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, और जिसकी बात हो रही ना कि उत्पादकता की राजनीति, चाहे वो हस्तकौशल वाला व्यक्ति हो, चाहे उसके अंदर जो क्षमता हो या दस्तकार हो या बड़ा कारखाना हो, जी जी, इससे व्यक्ति की जो सशक्तिकरण है वो होता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं जी, समाज में एक अलग तरह की आर्थिक ताकत आती है। जी बिल्कुल। और आप इन सभी चीजों को सरकार के संरक्षण में जो धंधा चल रहा है आज इन A1 A2 जैसे उद्योगपतियों के, कि पूरी दुनिया में मंदी है, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और आप 70 गुना 75 गुना 80 गुना आपकी ताकत बढ़ती चली जा रही, कैसे है ये? तो अगर बिना व्यापार के, बिना किसी धंधे के, बिना किसी उत्पादन के सरकारी संरक्षण में जो आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और जो बड़े आर्थिक आकार बड़ा होने का दावा करती है, वो तो बेईमानी है। अगर वह और इस तरह की बेईमानी आर्थिक गतिविधियां चलेंगी तो वो देश हित में है ना, समाज के हित में। और इनसाइडर ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट के जरिए वैल्यूएशन बढ़ा दो, उस वैल्यूएशन के आधार पर बैंकों से लोन ले लो और झोला उठा कर निकल जाओ। बिल्कुल। तो राहुल गांधी एक्चुअली जो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसमें अलग अलग, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से, और उसमें जाति आधारित जनगणना की बात हो या कॉर्पोरेटीकरण की बात हो, A1 A2 की बात हो, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज को, जो नागरिक से प्रजा बनाने की बात हो, और इन सब पे जहां वो अगर कहें कि रेड फ्लैग दिखाते हैं राहुल गांधी, वहां से ये बदनाम करने की फिर से कोशिश होती है। और दूसरी चीज कि भारत जोड़ो यात्रा जिक्र कर रहे थे आप, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब न्याय का शब्द आता है तो फिर यहां से राहुल गांधी को, क्योंकि आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा तक भी ठीक था, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और वो भी मणिपुर से शुरू करना राहुल गांधी का, वो नागवार गुजरा है। और उसी समय से आप याद कीजिए कि न्याय के नाम से राहुल गांधी ने जब अलग अलग, उसमें 5 अलग अलग न्याय की बात की थी। महिलाओं के लिए न्याय की बात, किसानों के लिए न्याय की बात, मजदूरों के लिए न्याय की बात, ये तमाम छात्रों के लिए न्याय की बात जो थी, और ये जाति आधारित जनगणना की बात इसके साथ साथ तो आई है। तब यहां से राहुल गांधी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सत्ता पक्ष, RSS का जिक्र कर रहे हैं आप, वो ये सब की किसी ढंग से राहुल गांधी को डिफेम करो। लेकिन एक चीज इसमें और भी है, आप सब लोग इस पे कीजिएगा कि पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं मायावती जी बड़ा वो हैं, उग्र हो गई हैं। वो शायद एक तरफ लगता है कि वो टेंशन में है कि जो जमीन खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश की, खासकर वो जमीन कैसे वापस लाई जाए। दूसरा है कि लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे, यानी उनकी पार्टियों पर वो हमला कर रही हैं, कई बार नाम लेकर के भी करती हैं, कई बार पार्टियों का नाम लेकर कर रही हैं। आज भी उनके एक नहीं बल्कि 9 ट्वीट आए हैं, पहले 6, उसके बाद 3 और 9 ट्वीट। तो इस काम में अब
मायावती जी भी आगे बढ़ चुकी हैं और जहां वो राजनीतिक घाटा और नुकसान फायदे की बात करती हैं, नफा नुकसान की बात करती हैं वो, कि सामने वाले को नफा नहीं होगा, उनको मुझे लगता है नुकसान होगा। राजीव जी कि इसमें जो मायावती जो अभी कर रही हैं, तो मायावती एक लगता है कि ट्रॉमा की स्थिति में थी लोकसभा चुनाव और चुनाव पोस्ट इलेक्शन और इसमें भी, तो उसमें ये लग रहा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन जो 21 तारीख का जो बंद हुआ, उस बंद में जो जितना सफल हाँ, हुआ, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जितना रिस्पॉन्स आया, तो उनको लगा कि अरे ये तो अभी वो कहते हैं ना कि टाइगर जिंदा है, हाँ। तो उनको लगा कि अभी ये तो इसमें ये अभी कुछ बचा हुआ है, मेरे लिए स्पेस बचा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना ब्लंडर उन्होंने किया है, तो इस स्पेस को गेन करना उनके लिए मुश्किल होगा। उसमें है ना हेमंत जी, बामसेफ का आंदोलन या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था? मैं वही बात कहना चाह रहा था हाँ? कि मायावती इस वक्त कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही है, मायावती उस बीएसपी का विरोध कर रही है जो काशीराम ने स्थापित किया था। आप कांसीराम के आंदोलन के साथ चल करके आप जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। और अगर आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आपका मतदाता, आपका समर्थक आपके साथ कैसे रह लेगा? क्या आपने अपने मतदाताओं को इस आधार पर तैयार किया है कि अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या आपने ऐसे समाज को तैयार किया कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपनी सामाजिक स्थिति की बेहतरी के लिए संघर्ष करो, एकजुट हो, अपनी आवाज को एक साथ रखो? और अगर उस एजेंडे के साथ अगर आप अलग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मतदाता छोड़ के चला जाएगा, वो उन ताकतों के साथ जुड़ेगा जो उनके आंदोलन के साथ के जो लक्ष्य है उसको पाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए ये बताइए, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो पार्ट 2 है राहुल गांधी को डिफेम, नहीं मैं कह रहा था राजीव जी, जो राहुल गांधी ने शुरू किया, इसी राहुल गांधी के इन गतिविधियों ने जो ये सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोग थे उनको उन ताकतों से दूर कर दिया और राहुल गांधी के पास ला दिया कि यह उस आंदोलन को लक्ष्य को पाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी हमारी बात कर रहे हैं। या अब जब जो ये लोग हैं जो केवल सामाजिक न्याय के नाम पर अपने को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी दुकान बंद होती नजर आई, उनकी भी बेचैनी राहुल गांधी को लेकर। जो लोग ये गिनाना शुरू कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने मंडल का विरोध किया, या इतने दिनों तक मंडल की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के उधर अब तक दबी रही, तो ये कह करके इन बातों में कोई बहुत दम नहीं है। इसके जरिए आप राहुल गांधी का जवाब नहीं दे सकते हैं। वो बात फेज आउट हो चुका है कि ये कह करके कि नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में मंडल की रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ, अब जब आया तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। अब यह है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं। और जो आज वो कर रहे हैं वह सभी इन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती होगी, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो अपने उस एजेंडे से दूर हो गए हैं जिस एजेंडे के साथ उनका आंदोलन शुरू हुआ था। और उन ऐसे सभी तत्वों को जो राहुल गांधी की राजनीति है वो अपील करती है। अगर आप जाति जनगणना की बात करें, जाति जनगणना का क्या मतलब, कोई गिनती थोड़ा गिननी है, मतलब उस सामाजिक स्थिति उनकी कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अगर आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप कार्यक्रम क्या बनाएंगे, कैसी नीति बनाएंगे भैया? अगर आप, वो बात तो ही होगी कि आप एक तरफ कहेंगे कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देंगे, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो दोनों में से एक ही बात तो सही है। अगर 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो 80 करोड़ कहाँ है? अरे जो मीडिया का जो समूह इसका विरोध करता है जाति जनगणना का, वो तो खुद अपना सारा बिजनेस गणना करके ही करता है। हाँ, किस टारगेट, कौन सा टारगेट ग्रुप हमारा, जो हमारा व्यूअर है, लिसनर है, हमारा रीडर है, तो आप कहाँ से करते हैं? और नेशनलिज्म जो है वो स्लोगन नहीं राजीव जी। आप कहते हो कि आप 5वीं इकॉनमी हो, यूक्रेन जैसा देश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ये कह रहा है कि आप तेल मत खरीदो रूस से, आप 5वीं इकॉनमी हो। आपको यूक्रेन जो है वो
आपसे मिलने गए, आप मिलने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, में इनडायरेक्ट रूप से यूक्रेन आपके ऊपर युद्ध का अपराधी बता रहा है। अपराधी बताता हूं बता कैसे? रहा है। इसलिए क्योंकि आप कह रहा है कि आप तेल खरीद रहे हैं इसलिए वो युद्ध कर रहा है, यानी युद्ध में आप सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल और सही। ये भी कह रहा है कि आप इधर उधर वाली बात और इसमें बैलेंसिंग मत कीजिए, बैलेंसिंग मोड में मत रहिए। हमारे साथ नहीं, खड़े हो। किसी ने कहा कि ये विदेश नीति जो है वो विविध भारती का फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है जी जी जी। कि आप ही कह रहे थे आप कल। इनकी भी फरमाइश पूरी कीजिए, प्रशांत जी इनकी कह रहे थे। उस पॉइंट में ये बात आई थी। प्रशांत जी सही कह भी रहे है, थे सही भी है। कि- अस्थायी विदेश नीति होती है। हाँ। स्थायी और उसका मुख्य जो उद्देश्य है राष्ट्रीय विदेश नीति का, हम सब लोग विदेशों में गए, विदेश यात्राओं में गए हैं और विदेश नीति को कवर किया है बहुत लंबे समय तक। विदेश नीति का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल। उसके बाद कुछ और नहीं होता है। उसके बाद दूसरी चीजें हैं। हाँ, उसके बाद सेकेंडरी चीजें हैं। मैं विदेश नीति की बात क्यों कर रहा हूँ राजीव जी? क्या है जो प्रोडक्शन इकोनॉमी जुड़ती है, चाइना के खिलाफ क्या वो ज़ेलेंस्की ये कह सकता है? नहीं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। चाइना से क्या दोस्ती रूस की नहीं है? खूब है, क्या ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग पार्टनर्स खूब- नहीं है, खूब वो बिजनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बहुत आएंगे। क्लोज टाइज है। बहुत क्लोज है। क्या हथियारों का आदान चाइना, प्रदान नहीं है? रूस और ईरान। ईरान हथियारों का आदान प्रदान नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या क्यों हिम्मत नहीं? चाइना वास्तविक रूप से बड़ी इकोनॉमी है और अगर चाइना को इंटरनेशनल फ्रंट पे, इंटरनेशनल फोरम पे चुनौती देनी है, अगर जो पश्चिम भी चाहता है कि भारत दे, वो है प्रोडक्शन के जरिए। चाइना कैसे आ गया? वो प्रोडक्शन के जरिए आ गया। वो तो हमारे देश के गणेश लक्ष्मी और राखियां भी चाइनीज बन के आ रही बन हैं। के आ रही हैं। बिल्कुल। वो प्रोडक्शन से आ गया जी आगे। तो प्रोडक्शन इकोनॉमी को जब तक आप नहीं समझोगे, ये प्रोडक्शन इकोनॉमी की बात इस देश में अभी फिलहाल सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट का साथ मिलता है ना इस ट्रोलिंग में, जो 2 रुपए का ट्रोल के पीछे जो लोग हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि वो पीछे कौन है। वो टीवी स्टूडियो में बैठ के लोग हैं, कौन से लोग हैं जो बड़े बड़े पैकेज में जा रहे हैं और वो पैकेज में जाकर उनका सिर्फ एक ही ब्रीफ है कि राहुल गांधी को ट्रोल करो, वो भी सामाजिक न्याय वाले उसके मुद्दे पर। जी बिल्कुल। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है वो, इसका कोई काट नहीं किसी के पास। और दिक्कत है कि या तो आप उसी मुद्दे पर आइए, उस मुद्दे पर अगर आप आते हैं तो जिस आधार पे आप बढ़ते रहे हैं, माने गैर राहुल गांधी जो राजनीतिक ताकतें हैं, जी। वो अपनी जमीन खो देंगे और यहां एक्सेप्टेंस उनकी नहीं होगी। दिक्कत उनके सामने ही आ गई है और बड़ी संख्या में बड़ी जनता को राहुल गांधी ने इसलिए आकर्षित किया अपनी तरफ। लेकिन क्या अब दूसरा जो टर्म, जो टर्म कह रहा हूं, दूसरी बार फिर से राहुल गांधी को जो डिफेम करने की कोशिश हो रही है, कोई उसमें माने वो नहीं सफल हो इसका, पाएंगे? कोई माने नहीं है। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी को बीजेपी कांग्रेस जो है वो दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, आप गौर करेंगे तो। क्योंकि अभी तक इस देश में मुझे लगता है कि ऐसा विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ होगा। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो दुश्मनी का जो वो लेवल है, उसको आप देख सकते हैं कि इस देश में पहली बार किसी नेता को मानहानि के मुकदमे में सजा गंवानी पड़ी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। मानहानि का मुकदमा माना जाता था कि लोग वो बीच बचाव सबसे करके- आसान मुकदमा। हाँ, सत्तावर नेता है, बंगले छीन लिए, आप बाहर निकाल तो दिए। वो एक उस लेवल को आप जाकर के देख लीजिए। उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बैल बुद्धि, ऐसा बालक बुद्धि- बुद्धि, बैल ये बुद्धि। बालक बुद्धि। जवाब में जनता नैरेटिव करती है मोदी जी के बारे में बैल बुद्धि। जनता ने, वो राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन पूरे देश में मोदी जी के बारे में बैल बुद्धि का नैरेटिव गढ़ा गया बालक बुद्धि के जवाब में। तो आप बताइए कि इस तरह का, इस लेवल पर जाकर के जब आप किसी नेता के खिलाफ दुश्मनी का भाव रखते हैं कि आप उनको नेता विपक्ष होने के बावजूद कहते हैं कि ये बालक बुद्धि हैं, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म करवा देते हैं, उनकी जाति पर सवाल खड़ा करते हैं, और वो एक तरह से गाली थी। वो और जाति सिर्फ- पे जाति नहीं पूछी गई वो थी। गाली थी, वो हाँ। उनकी माँ को गाली थी,
और उस तरह का जो भेदभाव झेल रहे हैं उस समाज के उन तमाम लोगों को गाली थी जो जाति का दंश झेलते हैं। तो इस लेवल पर जाकर के जब आप बात करते हैं और उनको प्रधानमंत्री जी इंडोर्स करते हैं, यानी कि अनुराग ठाकुर के उस बयान को, तो इसलिए शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप हेमंत जी किसी से तर्क से नहीं जीत सकते तो एक ही उपाय है, गाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति को गाली गलौज के लेवल पर ला करके खड़ा करने का श्रेय तो बीजेपी आरएसएस को ही जाता है। हाँ, पिछले 2-4 साल में तो हम लोगों ने खूब देखा, उससे पहले भी या गोली मारो और कौन कौन लोग आ गए। नहीं, जब नेहरू के खिलाफ बातें कही जाती थी, आप उसको देख लीजिए क्या लेवल था, क्या क्या नहीं कहा गया उनको। कपड़ा धुल के पेरिस से आता, अरे अब इसका कोई प्रमाण नहीं है। और कौन नेता होगा? आप बात कर रहे राजीव जी की वो कामयाब होगा कि नहीं। हाँ, देखिए उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट बात है। जब वो राहुल गांधी को डिफेम करने का प्रोजेक्ट 1 चालू हुआ था, तब तक सोशल मीडिया बहुत कमज़ोर था और उन्हीं के हाथ में था। और दूसरा, अब मीडिया अपना था, जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उनका अपना था। इन दो ने मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ कर दिया। उसमें मैं कहूँगा कि कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रवक्ता थे, जो उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते थे ठीक से। अब स्थिति दूसरी है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अब जो प्रवक्ता हैं वो टीवी चैनलों पे या मीडिया में आकर उसी भाषा में और लड़ते हैं, एक बात। दूसरी बात, अब एक बहुत मजबूत एक वैकल्पिक मीडिया देश में बन चुका है जो लोगों के विचारों को प्रभावित करता है, राय को प्रभावित करता है। तब मोनोपोली नहीं है उस कॉर्पोरेट मीडिया की अब एक। और तीसरी बात कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद और 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता है। अब जिसकी समाज से स्वीकार्यता है उसके खिलाफ कितना पोस्टर लगा लो, कितनी गालियां कर लो। समय बहुत बदल चुका है, कह सकते हैं। यमुना और गंगा में बहुत पानी बह चुका है और ऐसे में राहुल गांधी को डिफेम करना अब बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ गए, असंभव है, मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि राहुल गांधी की विश्वसनीयता बहुत बढ़ गई, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ गई, हाँ, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ गई, विश्वसनीयता बढ़ गई। और मुद्दे ऐसे ऐसे राहुल गांधी लेकर आ गए जिन मुद्दों के आधार पर ये जो समाज और राजनीति दोनों को अगर देखें तो उसको हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक परिवर्तन राजनीति में भी आया है, उस परिवर्तन को देख रहे हैं। पिछले 10 साल की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति, पैरेलली एक चुनौती नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने एक अलग स्टैंड लेकर खड़ी तो कर दी है, उस चुनौती को पेश कर। राजीव जी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस देश में ये एक तरह से पूरी परिपाटी है, एक उदाहरण है कि कोई नेता वो अगर देश में सफल हुआ है, आइकॉन बन करके उभरा है, तो उसमें ये खूबी रही है कि वो अपने मुद्दे को लेकर के बिल्कुल अगर समझौताहीन है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते, अडिग है, मतलब अडिग है, तो उसको देश ने स्वीकार किया है। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने जब उस दिन इलाहाबाद में कहा कि हमको राजनीतिक नुकसान हो जाए लेकिन हम अपने मुद्दे से नहीं जाति आधारित जनगणना की बात, ये जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो उन लोगों को भी प्रेरित करता है जो जिनको लग रहा था कि अब क्या होगा, तो उन लोगों को राहुल गांधी से जोड़ता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि इस देश की परंपरा रही है कि अब ज्यादा अगर दाएं बाएं करेंगे राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से, तो हो सकता है तात्कालिक लाभ आपको मिल जाए, लेकिन एक नायक के रूप में, सर्वकालिक नायक के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में आप एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा है, जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दिशा में वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज्यादा डर लगता है इस आदमी से, और इसीलिए चाहते हैं कि इनको जितना अधिक हो बदनाम किया जाए, जितना अधिक हो हमला किया जाए, इनको जो इनकी जो हकीकत है उसको कम दिखाया जाए, कहा जाए कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मतलब 45 मिनट से ज्यादा, लगभग 50 मिनट होने को है इस चर्चा को। और
सार्थक बात हम लोगों ने की। बहुत सार्थक और बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ऐसी जानकारियां जो जिसकी ज़रूरत है कि हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं तक जाए। वो जानकारियां यहाँ आप लोगों के ज़रिए हम यहाँ अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी चर्चा हम और आगे करेंगे और आप लोग ऐसे ही आते रहिए, इलाहाबाद से, पटना से और भी जगहों से जो हमारे साथी हमला जुड़ते हैं। लेकिन गंभीर और बढ़ेगा राहुल गांधी हाँ के हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर अभी हमला और गंभीर हमला बढ़ेगा और राहुल गांधी को सचेत होना चाहिए, उनकी टीम को सचेत होना चाहिए। कभी इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे, देख रहे थे पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट की दुनिया में बहुत ऐसी बातें हैं जिसके बारे में, और हम लोग जब नॉर्मल डिस्कशन में आते हैं, जैसे न्यूज पॉइंट आप देखते हैं, या खरी खरी, या नज़र और नज़रिया, या ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे उसमें भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये चर्चा जिसमें खुले तौर पर बिना सवाल जवाब के जब चर्चा आप करते हैं तो आपके मन से जो बातें निकलती हैं और कुछ उस मुद्दे के इर्द गिर्द वो बातें रहती हैं जिससे आप आने वाले समय में कुछ ले पाएँ, कुछ निकाल पाएँ, कुछ निचोड़ जो है वो आप तक पहुंच पाए तो बेहतर होता है। वही इस पॉडकास्ट में हम करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी और प्रशांत जी, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए, और कुछ आगे और पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। और आपका जो कमेंट है और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये ज़रूर लिखिए, और ये भी कीजिए कि अगर पसंद आया तो कमेंट लिखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।